वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थवे एसबी पे। तो हम लोग पर्यावरण कर रहे थे, उसका दूसरा टॉपिक यानी कि सेकंड टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने पहले एक वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया है और कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। भोजन स्वच्छता से संबंधित आपका टॉपिक था, तो एक क्लास में हमने उसको डिस्कस किया था और जो भी चीज़ें रह गई थी आज हम उनको इस टॉपिक में या इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 क्लास और होंगी हमारी, क्लास 3 और क्लास 4, जिसमें 50 + 50 यानी कि 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना यूथ की किताब पढ़नी है, ना अरिहंत पढ़ना है, ना सिकवाल पढ़ना है, ना कोई एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। ये 2 वीडियोज़ हैं जो थ्योरी के और 2 फिर रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो इन 4 वीडियो में लगभग आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बल्कि ये सबसे बड़ा टॉपिक लगा मुझे, कंटेंट बनाने में भी टाइम लगा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन ये बात मान के चलो कि चीज़ें फिर यहाँ से बाहर नहीं होगी, कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं होगी। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-4 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं होगी, चाहे फिर वो यूपी टेट हो, एस टेट हो और कोई भी टेट हो, चाहे सी टेट हो, कोई भी हो, यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं होने वाली आपकी। और क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में आए हैं भर भर के। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें हमारा टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पे भोजन का संरक्षण, जो हेडिंग दी गई है कि भोजन का संरक्षण या भोजन का परिरक्षण हम कैसे करेंगे। शब्द आता है परिरक्षण, मैंने इसको सरल भाषा में लिखा है संरक्षण। तो हमें अपने भोजन को बचाना है खराब होने से, हमें अपनी सब्जियों को बचाना है। जैसे हम सब्जी लाते हैं एक साथ और हम देखते हैं कि सब्जी को हमें 3-4 दिन या 6 दिन चलाना है, तो फिर हम उसको कैसे बचाते हैं। तो जैसे आजकल हम सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। ये रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज ही है, इसको हम फ्रिज कहते हैं, अपनी भाषा में इसको फ्रिज कहते हैं। तो आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। फ्रिज में तापमान कम होता है, फ्रिज में क्या होता है, तापमान बिल्कुल कम होता है, ठंड होती है उसमें, बिल्कुल उसका तापमान कम होता है और कीटाणु जो रहते हैं या रोगाणु जो रहते हैं वो उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। उस पर ना तो वो पनप पाते हैं, ना फैल पाते हैं और ना खाने को दूषित कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। मेन कारण तो यही है कि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है फ्रिज का, इसलिए ये जो रोगाणु होते हैं या जो कीटाणु होते हैं ये उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, उसमें ये वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, मर जाते हैं उसमें वो। इसके बाद फल सब्जियां ये सारी चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ख़राब ना हो और उसका हम दोबारा उपयोग कर सकें। इसके बाद दूसरा है कि अचार, आपने अचार खाया होगा, देखा होगा आपने, अचार 1-1 साल तक चलता है। तो अचार 1-1 साल 2-2 साल तक कैसे चल जाता है। अब चाहे वो कोई भी अचार हो, कोई भी आपका फेवरेट हो, लेकिन 1-1 1.5 साल तक अचार चल जाता है। मेरे घर में भी 1.5 साल तक अचार चल जाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे अचार है, अचार में हम नमक मिला देते हैं। अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक क्या करता है, संरक्षक का कार्य करता है। उसकी रक्षा करने का कार्य किसका हो गया, नमक का। नमक की मदद से वो 1 साल तक चल जाएगा। यदि उसमें नमक नहीं मिलाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो यदि अचार को लंबे समय तक चलाना है तो उसके संरक्षण के लिए नमक जिम्मेदार है, नमक को उसमें मिलाना पड़ेगा। और नमक को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl भी कहते हैं। तो यदि आप अपने अचार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको तेल भी मिलाना पड़ेगा और उसमें आपको नमक भी मिलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके अचार का संरक्षण हो जाएगा और वो लंबे समय तक चलेगा। तो क्वेश्चन यदि पूछे कि अचार को लंबे समय तक चलाना है, अचार का परिरक्षण करना है, तो क्या ज़रूरी है, 4 ऑप्शन देंगे जिसमें आपको एक सोडियम क्लोराइड या नमक भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉस या चटनी की, जिसको हम केचप भी कहते हैं। सॉस या चटनी जिसको हम क्या कहते हैं, केचप भी कहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें केचप को लंबे समय तक चलाना है, केचप को लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एसिटिक अम्ल प्रयोग में लेना होगा। आपको क्या करना होगा, एसिटिक अम्ल प्रयोग में लेना होगा। एसिटिक अम्ल संरक्षक का कार्य करता है सॉस या चटनी में या केचप में। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि यदि हमें सॉस की जो चटनी होती है उसको हमें लंबे समय तक चलाना है तो कैसे चलाएंगे, उसके लिए कौन सा रक्षक का कार्य करेगा, तो एसिटिक अम्ल। और यदि अचार में पूछे तो अचार में सोडियम क्लोराइड NaCl,
संरक्षक का कार्य करता है और सॉस या चटनी में एसिटिक अम्ल संरक्षक का कार्य करता है। यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ज़्यादा अंदर या डीप समझने की कोई वो नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम कुछ रोगों की बात करेंगे, रोगों के बारे में पढ़ेंगे, किस कीटाणु से या रोगाणु से कौन सा रोग होता है, उससे क्या प्रभाव होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि हैज़ा, टाइफाइड और पीलिया। हैज़ा, टाइफाइड और पीलिया ये जो रोग है ये कैसे होते हैं, ये दूषित जल से होते हैं, ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। यदि आप अच्छे जल का सेवन नहीं करते, अच्छा पानी नहीं पीते, गंदा पानी पीते हैं या जिस पानी में कचरा है ऐसा पानी पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें हैज़ा, टाइफाइड और पीलिया होने की संभावना है। तो यदि किसी को हैज़ा हुआ है तो आप समझ जाएं कि उसने अच्छा पानी नहीं पिया है, अच्छा खाना नहीं खाया है, और दूषित जल या भोजन करने से हमें हैज़ा, टाइफाइड और पीलिया होने की संभावना रहती है। तो आप कोशिश करें कि जल को अच्छे से छान के पिए, उबाल के पिए, ताकि आपको ना तो हैज़ा हो और ना टाइफाइड हो और ना पीलिया हो। अगला है जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं। आज हमें यहाँ डिस्कस करना है कि जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं। ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, देखिए बेसिकली जो रोग होते हैं वो या तो जीवाणु से होगा या तो वायरस से होगा, जिसको विषाणु भी कहते हैं। जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस को विषाणु कहते हैं। तो या तो जीवाणु से होगा या विषाणु से होगा या प्रोटोजोआ से होगा। मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ से होगा या मच्छरों के काटने से होगा। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें होता है एग्ज़ाम हॉल में जब हमसे पूछा जाता है कि भाई बताइए कि प्लेग किससे होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। हम इसलिए कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक बार पढ़ के जाते हैं कि जीवाणु से ये रोग होते हैं, विषाणु से ये रोग होते हैं। एक्चुअल में हमें वो याद नहीं होते। तो यदि आप 100% आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें याद हो। यदि याद नहीं होगा, सिर्फ पढ़ के जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको वहाँ 100% वहाँ कन्फ्यूज़न होने वाला है कि भाई मैंने प्लेग पढ़ा था तो जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, लिख के देखें, 3-4 बार वीडियो को देख लें, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। ये ना रहे कि सिर्फ हमने पढ़ा है, क्योंकि याद करना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। कन्फ्यूजन वाले तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे, याद करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो मैं चीज़ें यहाँ बताऊँ उनको याद करें। और याद कैसे होंगे, बार बार रिवीजन करने से याद होंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार भी लग जाए तब भी रिवीजन करना है, क्योंकि हमें याद करना है। याद करने से ही सब कुछ होगा, ना कि सिर्फ पढ़ने से। पढ़ने से कन्फ्यूज़न होगा, एग्जाम हॉल में गलत करके आओगे क्वेश्चन, और जिसमें कन्फ्यूजन होगा वो देख लेना आप गलत करके आओगे। तो मेरी तो यही राय सलाह है कि चीज़ों को याद करें। तो जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं हमें, टिटनेस जो है ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। सिफिलिस एक रोग है जो जीवाणु से होता है। हैज़ा जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। प्लेग चूहों के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है, और प्लेग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्लेग जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी, हैज़ा को कॉलरा भी कहते हैं। ये हैज़ा, ये कॉलरा, ये एक ही है, इसको हैज़ा या कॉलरा एक ही कहती है। तो ये भी जीवाणु से होता है। निमोनिया सर्दी जुकाम जैसा होता है। निमोनिया छोटे बच्चों को जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया हो गया, प्लेग, हैज़ा, टिटनेस, सिफिलिस, डिप्थीरिया, काली खांसी और कॉलरा, ये जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो कौन कौन से, टिटनेस, सिफिलिस, हैज़ा, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया और कॉलरा, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद क्षय रोग और टाइफाइड। क्षय रोग और टाइफाइड, क्षय रोग मतलब टीबी, तो क्षय रोग और टाइफाइड ये भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जैसे कोरोना वायरस से होने वाला रोग है, कोविड-19। तो विषाणु या वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पहला है कि रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज़ क्या है, ये कुत्ते काटने से होता है, ये वायरस से होता है। तो वायरस से होने वाला रोग है रेबीज़। उसमें जो वायरस रहते हैं कुत्ते में या उसके शरीर में, वो हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो उससे हमें बीमारी हो जाती है रेबीज़। तो रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से शायद डर लगता है, पानी से डर लगता है, इसलिए फोबिया मतलब डर लगना किसी चीज़ से। और हाइड्रो मतलब
ये जो पानी वाला रहता है उसका वैज्ञानिक सूत्र रहता है ये। तो रेबीज़ जो है, ये हाइड्रोफोबिया जो है, ये हमें वायरस से होने वाला रोग है। इसके बाद चेचक, चेचक जो है ये भी वायरस से होने वाला रोग है। छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं इसको, छोटी माता या स्मॉल पॉक्स। खसरा, हेपेटाइटिस, इबोला, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया मच्छरों से भी होता है और वायरस ये भी होता है। इसके बाद पोलियो, एड्स, AIDS, एड्स और डेंगू। तो ये जो हैं ये वायरस से होने वाले रोग हैं, आप इनको याद कर लें। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो हैं ये विषाणु से या वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि हमें प्रोटोजुआ से कौन से रोग होते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमें बैक्टीरिया या जीवाणु से होते हैं रोग, और वायरस से होते हैं रोग, और प्रोटोजुआ से होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यदि आपको होगा तो जीवाणु और विषाणु में होगा, इसलिए आप इनको याद कर लें अच्छे से, ना सिर्फ पढ़ें मन की इनको याद करें। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वो है मलेरिया। मलेरिया हमें प्रोटोजुआ से होता है। हम सोचते हैं कि ये जीवाणु से है या विषाणु से है, तो मलेरिया हमें प्रोटोजुआ से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और इसको जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये ना जीवाणु है ना विषाणु है, ये प्रोटोजुआ समूह का जीव है। प्रोटोजुआ समूह का जीव है, प्रोटोजुआ समूह का जीव है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर। मच्छर भी कैसी है? मादा मच्छर है, फीमेल है, ये मेल नहीं है। और थोड़ा सा बड़ा होता है इसका साइज, बड़ी साइज की ये मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। यदि इसने आपको एक बार काट लिया तो फिर आपको मलेरिया होना निश्चित है। तो इसके लिए हम लोग तो मॉर्टिन का यूज़ करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, और बहुत सारे इसके उपाय होते हैं। कोई मच्छरदानी लगाता है इससे बचाव के लिए। तो मलेरिया का अभी मैंने पूरी क्लास पढ़ाई नहीं है, 3-4 क्वेश्चन मलेरिया के बने हैं। जब मैं MCQ कराऊंगा तो उसमें एक स्लाइड मलेरिया की भी ले लूँगा। रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, और मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है, और मलेरिया प्रोटोजुआ जनित रोग है। ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजुआ से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। पहला तो मलेरिया है, दूसरा पेचिस पड़ती है लोगों को, तो पेचिस भी प्रोटोजुआ से होती है। पायरिया, ये दांतों की बीमारी है पायरिया, तो पायरिया भी हमें प्रोटोजुआ से होता है। और निद्रा रोग, नींद आती है बहुत, क्या होता है? बहुत नींद आती रहती है, आलस आता रहता है हमेशा 24 घंटे। तो मलेरिया हो गया, पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग और काला जार, इसको काला ज्वर भी कहते हैं। तो ये ना प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। तो मैंने बेसिकली बताया है कि कौन कौन से रोग प्रोटोजुआ से होते हैं, कौन कौन से रोग वायरस से होते हैं, और कौन कौन से रोग जीवाणु या बैक्टीरिया से होते हैं। आप इनको अच्छे से याद करें, आपको करना ही होगा याद, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन करेंगे, और याद कर लेंगे तो 1 नंबर पक्का समझो आप। और याद नहीं किए तो फिर कन्फ्यूजन में रहोगे, और कन्फ्यूजन वाला गलत होता है, तो आप गलत समझो एक अपना। इसके बाद कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, ऐसे ऐसे होते हैं, पता नहीं कितने कृमि होते हैं। तो कृमि जनित रोग कौन से हैं? फाइलेरिया, इसको हम हिंदी में कहते हैं हाथी पाँव भी कहते हैं फाइलेरिया को। इसकी गवर्नमेंट दवा भी बनाती है, मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जिसको हाथी पाँव, बहुत बड़ा पैर होता है उनका। तो ये जो फाइलेरिया है, ये जो हाथी पाँव है, ये ना कृमि जनित रोग है। बॉर्म, कृमि जनित रोग कौन सा है? फाइलेरिया। यदि फाइलेरिया पूछे कि फाइलेरिया कैसे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या तुम्हारा ये कृमि जनित रोग है, तो इसको हम बताएंगे कि जो फाइलेरिया है ये कृमि जनित रोग है। ये हाथी पाँव जो है ये कृमि जनित रोग है, कृमि से फैलता है। इसके बाद एड्स पे आ जाओ। एड्स का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखें। इसके बाद ये जो एड्स है ये कैसे होता है? एड्स होता है, यह रोग HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। और HIV की जांच के लिए क्या किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है एग्जाम में कि HIV एलिजा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स से संबंधित है एलिजा टेस्ट। HIV की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। और जिसको एड्स होता है उसका वायरस होता है HIV वायरस। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि एड्स जीवाणु से होता है या वायरस से होता है, विषाणु से होता है, तो आप उन्हें बताएं कि वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। और फिर पूछे कि HIV वायरस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसको जानने के लिए भाई इसको HIV है, तो उसके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एलिजा टेस्ट का संबंध है, तो एड्स से है।
कौन सी बीमारी से है? एलिजा टेस्ट का संबंध कौन सी बीमारी से है? एड्स से है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये स्लाइड हमारी कंप्लीट होती है, अगली स्लाइड पे हम जाएंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि एडीज़ मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू होता है। तो मैंने बताया था कि डेंगू वायरस से भी होता है और मच्छर के काटने से भी होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको सही करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर तो हम मच्छरों के हिसाब से ही करेंगे सही, कि ये सारे लोग डेंगू, चिकनगुनिया और ये तुम्हारा मलेरिया, ये मच्छरों के काटने से ही होते हैं। तो एडीज़ मच्छर के काटने से होता है डेंगू। किसी को डेंगू हो गया तो समझ लेना कि उसको एडीज़ मच्छर ने काटा है। मच्छरों की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, मच्छरों की विविधताएँ हैं। मच्छरों की एडीज़ मच्छर है, मादा एनाफीज मच्छर है और ढेर सारे मच्छर है। हमें तो पता नहीं क्योंकि इतने अपन ने स्टडी नहीं की मच्छरों के ऊपर, लेकिन जिनने की है उनको पता होगा कितनी वैरायटी है। तो अपन को तो ये पता रखना कि डेंगू जो हमें होता है वो किससे होता है, कौन से मच्छर के काटने से? तो एडीज़ मच्छर, एडीज़ एजिप्टाइस, एडीज़ से याद रखना, एडीज़ मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यदि दमा को हम अस्थमा भी कहते हैं, इसको अस्थमा भी कहते हैं। तो दमा या गंजापन ये कैसे होता है? ये कवक से होने वाली बीमारी है। ये कवक से होने वाली बीमारी है। हमने जीवाणु से होने वाली बीमारी देखी, हमने विषाणु से होने वाली बीमारी देखी, हमने कवक से होने वाली बीमारी देखी, हमने प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी देखी, हमने कृमि से होने वाली बीमारी देखी जैसे फाइलेरिया, हाथी पाँव। और अब हम देख रहे हैं कवक, फंगल या फंगस इन्फेक्शन, जैसे अभी फैला था ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, पता नहीं कौन कौन सा फंगस अभी कोविड के बाद फैला था। तो ये फंगस जो है ये वही है, कवक है ये। तो दमा हो जाता है, किसी को गंजापन होता है, कोई खाज खुजली होती है, ये कवक से फैलने वाली बीमारी है, ये फंगल इन्फेक्शन है या ब्लैक फंगस जैसा ही है। तो एक ये भी होता है, जैसे वो पूछे कि भैया दमा या अस्थमा या गंजापन कैसे होता है, विषाणु से, जीवाणु से या कवक से, तो आप लगाएंगे इसको कवक से। ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट होती है और हम जाते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। जैसे पूछा है कि हीनता जन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज़, एक्चुअली ये डिजीज़ है, डिसीज नहीं, इसको पढ़ते हैं डिजीज़। तो हीनता जन्य रोग या डेफिशिएंसी डिसीज़ ऐसे रोग जो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी से हो जाते हैं। हमारे शरीर में कमी हो गई बहुत सारे पदार्थों की, प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट वसा अच्छे से नहीं मिल रहा, दूध घी अच्छे से नहीं मिल रहा, तो भाई साहब कमी तो हो ही जाएगी। साधारण सा भोजन मिलेगा तो कमी हो जाएगी। तो ऐसे रोग जो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी से हो जाते हैं उनको हम हीनता जन्य रोग कहते हैं या अभावजन्य रोग कहते हैं या डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। कौन कौन से हैं? मैरास्मस और क्वाशियोरकर। मैरास्मस और क्वाशियोरकर हीनता जन्य रोग के उदाहरण हैं। यदि पूछे कि मैरास्मस और क्वाशियोरकर ये कैसे रोग के उदाहरण हैं, तो ये हीनता जन्य रोग के उदाहरण हैं। ये हमें शरीर में अनेक पदार्थों की कमी हो जाती है, खासतौर पे प्रोटीन की कमी, कैलोरी की कमी, उससे हमें ये बीमारी हो जाती है, मैरास्मस और क्वाशियोरकर। हमने इसको अच्छे से पढ़ा है अपने फर्स्ट टॉपिक में, यदि आपने कंप्लीट ना किया हो तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवांशिक विकार। क्या पढ़ेंगे हम? अनुवांशिक विकार। जो हमें जन्मजात होते हैं, ये विकार जो है हमें हमारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, हमें जन्म से ही इन सब लोगों से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं। हमें अपने पूर्वजों से जो रोग मिलते हैं या जो विकार मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक विकार। जिसमें पहला है हीमोफीलिया। पहला क्या है? हीमोफीलिया। पहला हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांधता। वर्णांधता को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये दो रोग हमें जन्म से ही मिलते हैं। माता पिता को होंगे तो आपको होने की पूरी संभावना है। और जिसमें हीमोफीलिया, इस रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति रहता है उसको शरीर में चोट लगने पर पता क्या होता? रुधिर का थक्का नहीं जमता और रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। हीमोफीलिया यदि किसी व्यक्ति को है और आपने देखा कि वो साइकिल से गिर गया या मोटरसाइकिल से गिर गया, उसको खून बह रहा है उसके पैर से, तो हीमोफीलिया है, तो उसको आप कितना भी पट्टी बांधने की कोशिश करें, हाथ से दबाने की कोशिश करें, उसका खून नहीं रुकेगा। उसका खून जो है वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा खून उसका? अभी तक तो क्या होता था कि सामान्य व्यक्ति है, वो गिर गया, उसको हमने दबा दिया, तो क्या होता था 5-10 मिनट दबाने के बाद, पट्टी बांधने के बाद उसका खून रुक जाता। खून रुक जाता मतलब रक्त का थक्का जम जाता, तो उसका खून रुक जाता, फिर हम उसकी पट्टी कर देते। लेकिन इसमें क्या होता? हीमोफीलिया से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है उसको रक्त का थक्का नहीं जमता, तो उसका खून बहता रहता, फिर उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट होती है, जब तब जाकर उसका इलाज होता है और उसकी दवा होती है। और हमने इससे संबंधित एक और पढ़ा था कि विटामिन के की यदि कमी हो जाएगी तो भी आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा और यदि आपको चोट लगती है तो खून बहता रहता है। तो विटामिन के के बारे में भी हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हीमोफीलिया भी उसी से संबंध रखता है। तो इन दोनों को आप याद रखें।
इसके बाद है वर्णान्यता, कलर ब्लाइंडनेस। आप हरे रंग में और कौन कौन से रंग में, हरे रंग में और लाल रंग में आप डिफरेंट नहीं कर पाते कि भाई कौन सा हरा है कौन सा लाल है। इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लाल किसी ने दिखाया तो आपने बोला यार ये तो हरा है, और हरा किसी ने दिखाया तो आपने बोल दिया लाल है। तो हरे में और लाल में, रेड एंड ग्रीन में आप कंफ्यूज रहते हैं। ये क्या है, ये वर्णान्यता है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर को लेके आप ब्लाइंड हैं, वर्णान्यता। तो ये भी हमें जन्म से ही बीमारी मिलती है हमें हमारे माता पिता से। तो जन्मजात बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों आप याद रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुवांशिक विकार है या जन्म से होने वाली बीमारी है, तो हीमोफीलिया और वर्णान्यता या कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं इनको हम याद रखेंगे, हमारे स्वच्छता से संबंधित फैक्ट हैं क्योंकि स्वच्छता का टॉपिक आना है। तो सबसे पहले 15 अगस्त को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है, दिन राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है हमारे देश में। तो इसी दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस, हाथ धोएंगे, हाथ साफ रखेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, पानी पिएंगे तो कोई कीटाणु हमारे अंदर जाने की संभावना नहीं है। हाथ हमारे गंदे होंगे तो सबसे पहले तो वहीं से कीटाणु पनपेंगे। तो 15 अगस्त को याद रखना विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अभी लेटेस्ट रीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में अभी पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब से प्रारंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है उसी दिन। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन में महात्मा गांधी जी की फोटो आती है। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस अभियान का नारा क्या था, ना गंदगी करेंगे ना किसी को करने देंगे, ना गंदगी करेंगे ना किसी को करने देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ, रीट के एग्जाम में आया भी है। तो 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। आप ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखें। और पहले 3 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य कौन से हैं, पहले 3 खुले में शौच से मुक्त राज्य कौन से हैं। देखो पहला है सिक्किम, सबसे पहला सिक्किम है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर केरला है। तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल ये 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य हैं। और शहर का, भारत का सबसे जो स्वच्छ शहर है वो इंदौर ही है, पता ही होगा आपको, 2-3 बार रेगुलर वो आया है फर्स्ट। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दरवाजा बंद अभियान यह कब प्रारंभ हुआ। तो दरवाजा बंद जो अभियान है इसको आप अच्छे से याद रखें, ये 30 मई 2017 को प्रारंभ हुआ और इसको भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया। तो दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को प्रारंभ हुआ केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद 19 नवंबर को प्रतिवर्ष शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऊपर की स्लाइड में हमने पढ़ा है कि शौचालय से सबसे पहले कौन से राज्य मुक्त हुए, तो हमने पढ़ा केरल के बारे में, हमने पढ़ा सिक्किम और हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम। और इसके बाद ये है कि देश का सबसे पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य, इसको आप याद कर लें, सिक्किम सबसे पहले स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य, मतलब 100% स्वच्छ हो गया। कौन सा राज्य हुआ था, सिक्किम। हाँ एक छोटा सा राज्य है लेकिन यहाँ के लोगों ने अच्छा काम किया और स्वच्छता के प्रति अच्छे जिम्मेदार रहे। तो सबसे पहले ये स्वच्छता प्राप्त करने का जो अवार्ड है इन्हें हासिल किया। तो देश का सबसे पहला स्वच्छता वाला राज्य, स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य सिक्किम है। अब आप कहेंगे कि वो तो छोटा सा राज्य है, तो छोटा क्या हुआ, लेकिन है जितना भी है उसका नंबर तो आया कम से कम। इसके बाद अगला है कि आंवला, क्या, आंवला अचार भी होता है इसका। गुड़ आपने खाया ही होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, कैसी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, आप तो जानती होंगे हरी पत्तेदार सब्जियों को। तो आंवला हो गया, गुड़ हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया। इसमें क्या होता है, लोह तत्व की प्रधानता होती है और लोह तत्व में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। और ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाता है। तो इससे हीमोग्लोबिन की पूर्ति होती है। लोह तत्व में हीमोग्लोबिन रहता है, उससे हमारे शरीर में इन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है, हीमोग्लोबिन की पूर्ति होती है, हमें खून की कमी नहीं हो पाती। ये लगातार 3 बार प्रश्न पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। मुझे पता नहीं इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, 3 बार पूछा गया, ये 3 या 4 बार पूछा गया ये प्रश्न आपके एग्जाम में। बार बार यही से बना देते क्वेश्चन और पता नहीं और इतना अच्छा क्यों लगा एग्जामिनर को ये क्वेश्चन।
2-3 बार बनाया है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया है ताकि आप अच्छे से याद कर लें कि आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियों में लोह तत्व की प्रधानता होती है, लोह तत्व की प्रधानता होती है और हमें एनीमिया या खून की कमी या रक्त अल्पता नामक बीमारी नहीं हो पाती। इससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसी कॉन्सेप्ट से, तो इसको अच्छे से याद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मच्छरों से काटने से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। मलेरिया है भैया, डेंगू है, चिकनगुनिया, ये सारे मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। इसके बाद कुछ रोग हैं और उनसे उनके कारक, कौन सा रोग कैसे फैलता है। तो पहला है इन्फ्लुएंजा, सर्दी बुखार रहता है। इन्फ्लुएंजा जब हो जाता है तो अच्छी खासी सर्दी हो जाती है और बुखार भी रहता है। कौन से जीवाणु या विषाणु के कारण, इसका कारक क्या है, विषाणु। कौन सा विषाणु, और विषाणु में भी इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा इसीलिए उसका नाम रखा गया इन्फ्लुएंजा फ्लू, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस के कारण होता है। खसरा जो है ये मोबैली वायरस के कारण होता है। और चेचक जो है ये बैरिसेला विषाणु के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, खसरा मोबैली वायरस के द्वारा और चेचक बैरिसेला विषाणु के द्वारा होता है। इसके बाद छोटी माता या स्मॉल पॉक्स बैरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है और रेबीज के द्वारा होता है। तो रेबीज के द्वारा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा और पोलियो के द्वारा। 3 तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएंगे। और बैरिसेला विषाणु के द्वारा कौन कौन से, चेचक और छोटी माता, ये बैरिसेला विषाणु के द्वारा होती है। ये मैंने बहुत अच्छी स्लाइड लगाई है, इसकी PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आता है कि भाई हेपेटाइटिस को क्या कहते हैं, पीलिया। हेपेटाइटिस को अपनी हिंदी भाषा में पीलिया भी कहते हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि हेपेटाइटिस अलग कोई बीमारी है और पीलिया अलग है। हेपेटाइटिस और पीलिया एक ही है। तो हेपेटाइटिस से ही हो रहा है, तो ये भी याद करने में सरलता होगी कि हेपेटाइटिस से हो रहा है। ट्रोकोमा में ट्रोको है और इसमें भी ट्रोको है। तो प्लेमोइडिया ट्रोकोमस जीवाणु से होता है। इसके बाद हैजा या कॉलरा एक ही चीज़ है, हैजा एक ही चीज़ है। तो ये पूछें तो इसमें भी देखो कॉलरा है, इसमें भी कॉलेरी आ रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है, हैजा या कॉलरा इम्पोर्टेंट है। और विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से हो रहा है। अब ये विषाणु से नहीं हो रहा, हैजा जो है ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से हो रहा है और कॉलेरी के नाम पे ही इसका नाम हैजा का रख दिया कॉलरा। तो हैजा या कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद टाइफाइड जो है, टाइफाइड कैसे होता है, टाइफाइड देखो, टाइफाइड के लिए टाइफी आ गया। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। टिटनेस के द्वारा होता है, टिटनेस फ्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा होता है। इनको आप अच्छे से याद कर लें। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के द्वारा होता है, इसको भी अच्छे से याद कर लें। इसके बाद है कि तपेदिक या क्षय रोग, इसको टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। प्लेग पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, पास्ट्यूरेलिया पेस्टिस जीवाणु से होती है। और पेचिस एंटी अमीबा हेस्टिलिटिका इससे होती है। इनको आप अच्छे से याद कर लें ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, कोई भी अंधकार वाले बादल ना हो, आसमान में चमकता हुआ सीधा सूर्य आपको दिखाई दे। तो इसको याद करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी आपको। इसके बाद अब थोड़ा से एक और कॉन्सेप्ट है अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित, कि किस बॉक्स में कौन सा कचरा डालते हैं, नीला बॉक्स और हरा बॉक्स। तो इससे संबंधित थोड़ा सा 2-5 मिनट और हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अपशिष्ट पदार्थ और उनका पुनर्चक्रण, मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो है, आप जानते हैं कि वेस्टेज मटेरियल जो होता है उनको हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो हम घर से फेंक देते हैं कूड़ा कचरा, उसको अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और पुनर्चक्रण रिसाइकिल, उसको हम कैसे सही करेंगे, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कोई बर्तन है, वो टूट फूट गया, हमने कबाड़े वाले को दे दिया कि भाई ले जाओ, और उससे क्या, उसको गला के उसका दूसरा बर्तन बना देता। तो ये पुनर्चक्रण है, पुरानी चीज़ को नई चीज़ बना दिया, उसको गला के मटेरियल को डंप करके उसको नई चीज़ बना दी। तो अवशिष्ट पदार्थ वेस्टेज मटेरियल और पुनर्चक्रण रिसाइकिल, इसको हम पढ़ेंगे। कचरा गंदगी का परिचायक माना जाता है। कचरा जो है ये गंदगी का परिचायक माना जाता है। यदि कचरा आपके आसपास है तो आपके पास गंदगी है, तो कचरा गंदगी का परिचायक माना जाता है, जिसमें ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। तो कचरे से सिर्फ यही नहीं है कि भाई आप गंदे हैं ठीक है, आपके पास गंदगी है ठीक है, लेकिन इससे बीमारी हो जाएगी आपको।
और उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और बीमारियां होती भी हैं और फैलती भी हैं, इसलिए हमें चाहिए कि कचरे को इधर उधर ना फेंकें, इधर उधर कचरे को ना फेंकें, जो गुटखा खाते हैं वो इधर उधर ना थूकें। तो इससे क्या होगा कि हमारे आसपास साफ सफाई बनी रहेगी और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कचरा 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः यहीं से क्वेश्चन आता है कि कचरा कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन से बॉक्स में कौन कचरा डालना चाहिए, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट इतना ही है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है जैव निम्नीकरणीय कचरा। जैव निम्नीकरणीय कचरा, इसको ध्यान से पढ़ें। यह वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। यह वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो रहा है। यहाँ ध्यान दें, कैसे अपघटित हो रहा, आसानी से अपघटित हो रहा है। यह वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं, वो इसको आसानी से अपघटित कर देते हैं जैव निम्नीकरणीय कचरे को। अब आप बोलेंगे सर जैव निम्नीय कचरा क्या है, तो यहाँ ध्यान दें कि जैव निम्नीय कचरा है फल हो गए, आपके फल के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, ये जीवाणु बहुत आसानी से कर देते, इसको डंप बहुत आसानी से डंप कर देते, फल को कर देते, सब्जियों के छिलके को कर देते, अंडे के छिलके को कर देते। कागज़ को उतना क्या टाइम लगेगा करने में, पत्तियां हैं, इनको सड़ा गला देते हैं जीवाणु। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा ऐसा कचरा जो वातावरण में छोटे छोटे जीवाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित कर सकें या अपघटित हो जाए। इसके उदाहरण हैं फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज़, पत्तियां आदि। देखो, ना इसमें प्लास्टिक है, ना इसमें कांच के टुकड़े हैं, क्योंकि प्लास्टिक और कांच के टुकड़े जीवाणुओं के द्वारा वातावरण में आसानी से अपघटित नहीं कर सकते, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल है फल, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज़, पत्तियां, क्योंकि ये आसानी से अपघटित कर देंगे कीटाणु। तो इसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कचरा। इसको हम अलग बॉक्स में डालेंगे, बताएंगे अभी हम कौन से बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद है जैव अनिम्नीकरणीय कचरा, मतलब जो ऐसा कचरा जो आसानी से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं हो पाता, वो आसानी से हो रहा था इसलिए उसको जैव निम्नीकरणीय, इसमें आ लगा दिया पहले क्योंकि ये नहीं हो रहा, तो इसमें नेगेटिविटी पहले से दर्शा दी। जैव अनिम्नीकरणीय कचरा, ध्यान से पढ़ें इसको। यह वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता। यह वातावरण में जो छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, इस कचरे को वो डंप नहीं कर पाते, आसानी से अपघटित नहीं कर पाते और वातावरण को दूषित करता है। तो इसके उदाहरण क्या है, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ या पॉलीथीन के बैग्स, पॉलीथीन की थैलियाँ या पॉलीथीन के बैग्स, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले। तो ये भाई वो छोटे छोटे जीवाणु हैं, इन चीज़ों को वो अपघटित नहीं कर पाते। प्लास्टिक हजारों वर्ष तक नष्ट नहीं हो पाता, कांच के टुकड़े हजारों वर्ष तक नहीं हो पाते डंप, पॉलीथीन की थैलियाँ हजारों वर्ष तक नहीं डंप हो पाती। तो ये जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है। देखो, बेसिकली जो छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया जाए या डंप कर दिया जाए, वो तो है जैव निम्नीकरणीय, वो जिन्हें नहीं कर पाए वो जैव अनिम्नीकरणीय। और आपको तो ये पता ही है, दैनिक जीवन से संबंधित तथ्य हैं, हमारे घर में ये कचरा होता है, तो हमें इतना कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के कचरे को देख लें, सब्जी का कचरा आप डालते हैं वो तो डंप हो जाता, आप प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दें, हमेशा ऐसी डला रहेगा, वो डंप नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं है, हमारे घर में ये यूज होता है ये कचरा। अब कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को हम करेंगे, इसके बाद हमारा वीडियो का एंड होगा। जैसे पहला है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हमें कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा सा कागज़ में लिखते हैं और उसको फेंक देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कागज़ को बर्बाद करेंगे तो पेड़ पौधों को नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ के कटने से ही कागज़ बनते हैं। तो कागज़ का जितना उपयोग होगा उतना ज़्यादा पेड़ कटेंगे। तो हमें कागज़ को बर्बाद नहीं करना है, हमें पॉलीथीन के प्रयोग को बंद करना है, क्योंकि भाई साहब पॉलीथीन कभी डंप नहीं होती। 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष कभी डंप नहीं होती पॉलीथीन। मैंने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा है, तो मैं भी बताऊंगा फैक्ट। पॉलीथीन कभी डंप होती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हार्मफुल है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन पता नहीं ये कैसा केमिकल इसमें मिलता है या कैसा प्लास्टिक है, ये कभी डंप होती ही नहीं है। तो हमें इसका प्रयोग बंद ही करना है, कागज़ को हमें बर्बाद नहीं करना है, पॉलीथीन के प्रयोग को हमें बंद करना है, कांच, प्लास्टिक आदि से हमें पुनः चक्रण करके नई नई चीज़ें बनाना है, ताकि हम नया प्लास्टिक यूज में ना लें। जो अभी तक यूज हो गया है उसी को हम पुनः चक्रित करते रहें, उससे फिर बना लें, वो फिर टूट गया उसको फिर बना लें, उसको फिर बना लें, उसका पुनः चक्रण करते रहें, मतलब उसको डंप करके उससे नई चीज़ फिर बना लें। तो हमें, ताकि हम नया प्लास्टिक यूज ना कर सकें, क्योंकि प्लास्टिक डंप नहीं होता हजारों वर्षों तक, कांच भी नहीं होता, और पॉलीथीन और प्लास्टिक सबसे ज़्यादा है जो डंप नहीं होता कभी। तो हमें कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं।
और जैव निम्नीकरणीय कचरे का उपयोग जैविक खाद बनाने में किया जाता है। इसका मतलब वही कचरा जो सब्जी है, फलों के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, ये है जैव निम्नीकरणीय कचरा जो जीवों के द्वारा आसानी से डंप किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग हम जैविक खाद बनाने में करते हैं, बायोलॉजिकल खाद बनाते हैं इससे हम। इसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर कचरा विहीन समाज का निर्माण करना है। हमें कचरा विहीन समाज, ऐसी समाज जिसके आसपास कचरा ना हो, जिसके दिमाग में भी कचरा ना हो, जिसके आसपास वातावरण में भी कचरा ना हो, ऐसी समाज का निर्माण करना है हमें। इसके बाद पर्यावरण से बचाव के लिए 3R शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, शायद मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यही हो। कौन से 3R हैं? मैंने तो इसको 5R भी पढ़ा है, 5R भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी 3R है तो 3R को पढ़ लो। अब इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है तो मैं बताने की कोशिश करूँगी। यदि कुछ गलत बता दूँ तो कमेंट करें। इसका होता है कम उपयोग, इसका होता है पुनः चक्रण, इसका होता है पुनः उपयोग। मतलब रिड्यूस मतलब कम उपयोग करो, और रीयूज़ पुनः उपयोग करो, पुनः चक्रण मतलब पुनः उपयोग करो। कम उपयोग मतलब रिड्यूस, सबसे पहले तो चीज़ों का कम उपयोग करो, रिड्यूस। इसके बाद चीज़ों का उपयोग कर ही लिया है तो आप उसको पुनः चक्र कर दो, मतलब रीयूज़, उसका दोबारा उपयोग कर लो। पहले तो कम उपयोग करो, फिर यदि कर ही लिया है उपयोग तो फिर उसका पुनः उपयोग कर लो, और फिर उसके मतलब उसका पुनः उसको बना लो, फिर उसका पुनः उपयोग करो। तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। रिड्यूस ये होता है रिड्यूस, ये होता है रीयूज़, और ये होता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। नहीं, ये रिड्यूस, ये रिसाइकिल, रीयूज़। पहले तो आप रिड्यूस करो, मतलब बहुत कम उपयोग करो, फिर रिसाइकिल, उसको सही मही बना के जुगाड़ करके फिर से उपयोग करो, इसके बाद पुनः उपयोग करो, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बार बार इसको बताया। तो ये हमारी वीडियो का एंड था, और हमने यहाँ से वीडियो कंप्लीट कर लिया है। और बहुत बड़ा टॉपिक लगा मुझे ये, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा इसमें, और चीज़ें समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा। यदि आपको मेरी मेहनत करनी अच्छी लगती हो, लगता हो कि भाई सर मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद अब कुछ दिन में मैं लाइव आने वाला हूँ, और या तो मैं बोर्ड पे लाइव आऊँगा यदि व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो इसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मैं लाइव हूँगा, आपसे रूबरू हूँगा, आपके कमेंट, आपके डाउट को क्लियर करूँगा, और आपकी एग्ज़ाम पास करने में पूरी मदद करूँगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड है, और इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।